रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिफरेंट बैंक्स को एक एडवाइजरी इशू की और उसमें बैंक्स के बढ़ते हुए क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो के ऊपर कंसर्न जाहिर की। कुछ बैंक्स का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो मोर देन 100% हो गया है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो होता क्या है और बैंक्स के लिए क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस तरह से क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कैलकुलेट किया जाता है, कैसे ये बढ़ता है और किस तरह से कम होता है। हेलो एवरीवन, मैं नजीब हाशमी और आप देख रहे हैं नजीब हाशमीज लेक्चर्स। क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो का कंसेप्ट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, क्यों क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो का कैलकुलेशन बैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो को बैंक्स की फाइनेंशियल हेल्थ का पैरामीटर बोला जाता है। इसको समझने के लिए पहले हमको थोड़ा सा बैंक्स के फंक्शनिंग को समझना पड़ेगा कि बैंक किस तरह से काम करता है और बैंक का फंक्शन प्राइमरीली क्या होता है। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि दुनिया में कोई सा भी अगर बैंक हो, जैसे अगर हम इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ पर हमारे सामने नेशनलाइज्ड बैंक है जस्ट लाइक एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ कुछ प्राइवेट बैंक है, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक। हमारे यहाँ पर कुछ कोऑपरेटिव बैंक से और कुछ मल्टीनेशनल बैंक से। चाहे बैंक कैसा भी हो, बैंक के दो प्राइमरी फंक्शन होते हैं और अगर बैंक ये फंक्शन परफॉर्म, इनमें से कोई एक भी फंक्शन परफॉर्म नहीं करता तो वो बैंक ही नहीं होगा। इसका पहला प्राइमरी फंक्शन होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लोगों के पैसे का डिपॉजिट्स के फॉर्म में लेना, और सेकंड होता है इसमें ग्रांटिंग ऑफ लोन्स, लोगों को, जिन लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट है उनको लोन का देना। ठीक है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट का मतलब जो लोगों के पास स्पेयर पैसा पड़ा हुआ है या बिजनेस ट्रांजैक्शन को आगे कैरी करने के लिए पैसा पड़ा है या इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा पड़ा हुआ है, वो बैंक उन लोगों से डिपॉजिट के फॉर्म में ले लेता है। लोग उसको सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में, रिकरिंग अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो ये पैसा लोगों के पास से बैंक के पास आता है और इसी पैसे को बैंक अपने पास क्या करेगा, रोटेशन बनाने के लिए बैंक उन लोगों को दे देता है जिन लोगों को पैसे की रिक्वायरमेंट है। पैसे की रिक्वायरमेंट क्यों? हाउस कंस्ट्रक्शन करने के लिए, बिजनेस के एक्सपांशन के लिए, मशीन परचेस करने के लिए, कार परचेस करने के लिए, टू व्हीलर परचेस करने के लिए, एजुकेशन के लिए, या मैं कहूं क्रेडिट कार्ड पे एक्सपेंडिचर के लिए, तो बैंक उनको वो लोन के फॉर्म में पैसा दे देता है। चलिए ठीक है, अब बैंक की अर्निंग्स कैसी होती है? यहां से बैंक क्या करेगा, इन लोगों से इंटरेस्ट लेता है और क्योंकि लोगों ने पैसा दिया है, बैंक लोगों का पैसा यूज कर रहा है, तो बैंक क्या करेगा, लोगों को उनके डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट दे देगा। डिफरेंस ये है कि यहां से जो इंटरेस्ट लेगा वो हायर रेट पर होगा और यहां पर जो इंटरेस्ट देगा वो लोअर रेट पर होगा, और इन दोनों का जो स्प्रेड होगा, स्प्रेड या मैं कहूं दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, वो बैंक की क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है। बैंक की यही इनकम है। ठीक है, तो मेन फंक्शन बैंक का ये होता है। इसके अलावा जो भी फंक्शंस होंगे, लॉकर फैसिलिटी का देना, डिमांड ड्राफ्ट का देना, एक ट्रस्टेड एग्जीक्यूटर, ये सारे सेकेंडरी फंक्शन है। बैंक परफॉर्म करे ना करे ये उसका पर्सनल है, लेकिन बैंक को ये दो फंक्शंस तो अल्टीमेटली परफॉर्म करना पड़ेंगे। अच्छा, अब टेक्निकली एक चीज समझिए कि ये जो एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है, ये पैसा पब्लिक का है और पब्लिक का पैसा है, पब्लिक को लौटाना है, तो ये बैंक के लिए लायबिलिटी है, बैंक का ऑब्लिगेशन है, उसका दायित्व, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है, इसी तरह से ये पैसा जो पब्लिक को दिया गया, ये बैंक के लिए क्या होती है, एसेट होती है। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया बैंक की तरफ से दिया हुआ क्रेडिट और ये बैंक को रिसीव हुआ क्या, डिपॉजिट। ठीक है, बस कितना लोन, कितना बैंक के पास डिपॉजिट आया और उसमें से कितना पैसा बैंक ने लोन के फॉर्म में पब्लिक को दिया, जब दोनों की रिलेशनशिप हम चेक करते हैं और उसका परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। क्या करेंगे हम, जो क्रेडिट हमने दिया है, क्रेडिट बोले या लोन बोले, उसको हम किससे देखेंगे, डिपॉजिट से, क्योंकि देखिए डिपॉजिट ये हमारा इंडिपेंडेंट एस्पेक्ट है। डिपॉजिट की बेसिस पर क्रेडिट दिया जाएगा, क्रेडिट की बेसिस पर डिपॉजिट नहीं लिए जाते और उसको परसेंटेज की टर्म्स में निकाल लेते हैं, तो वो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी बैंक के पास 1,000 रुपए का डिपॉजिट आया और उसमें से 700 रुपए उसने लोन के फॉर्म में दे दिए, तो क्या हो जाएगा, 70% का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो हो जाएगा। मींस कोई भी बैंक है उसके हर 100 रुपए के डिपॉजिट के बदले में 70 रुपए का वो लोन मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ये कहलाता है हमारा क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। तो आई होप अब आपको क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो का कैलकुलेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है और क्यों क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ का पैरामीटर
होता है उस पर हम बात करें। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर 700 रुपए बैंक ने क्रेडिट के फॉर्म में बांटे हैं अगेंस्ट द डिपॉजिट ऑफ ₹1000, तो हम ये बोल सकते हैं कि बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो 70% है। मींस अपनी बैंक 100 रुपए अगर उसके पास डिपॉजिट आता है तो उसका 70 रुपए लोन के फॉर्म में वो अल्टीमेटली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, तो इसका हाई, और देखिए एक्चुअली क्या होता है कि इसका कोई भी रूल ऑफ थंब नहीं है, कोई भी एक स्टैंडर्ड रेशो कहीं से भी फिक्स नहीं किया गया कि इतना ही क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो होना चाहिए। लेकिन एक्चुअली ये बोला जाता है कि 80% का इंडस्ट्री एवरेज होता है। 80% 90% तक अगर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो रहेगा, 80% अप्रोक्सीमेटली, तो वो अपने आप में एक बेटर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो होता है। अच्छा, इसके कम और ज्यादा होने के भी कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पहले हम देखें कि लेसर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो का क्या कॉन्सिक्वेंस होगा। मान लीजिए कि अगर बैंक के पास 1000 रुपए का डिपॉजिट आया और उसमें से 300 रुपए का लोन डिस्ट्रीब्यूट किया, तो बैंक का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो या लोन टू डिपॉजिट रेशो 30% होगा। अब इसका मीनिंग ये होगा कि हर 1000 रुपए के डिपॉजिट पर 300 रुपए का लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगी कि बैंक कमाएगा कहां से? बैंक कमाता तो यहीं से है ना, जितना लोन वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा अकॉर्डिंगली बैंक को क्या रिसीव होता है? इंटरेस्ट रिसीव होगा। और जब बैंक को इंटरेस्ट रिसीव होगा तो ही तो वो इन अकाउंट्स की सर्विस कर पाएगा। सर्विस कर पाएगा मींस उन लोगों को जितना उन्होंने डिपॉजिट किया उसके बदले में इंटरेस्ट दे पाएगा। अगर यही कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली इंटरेस्ट देने में प्रॉब्लम आएगी और बैंक की इनकम नहीं बचेगी, बैंक्स को लॉसेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इतना कम भी क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो नहीं होना चाहिए कि बैंक्स को उसकी इनकम अर्न करने में भी उसके भी वांदे हो जाए। तो ये कम क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो होने का ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। बैंक्स अपने अकाउंट्स की सर्विसेज नहीं कर पाता। चलिए ये तो हो गया। मान लीजिए अगर क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो ज्यादा हो जाए, मान लें अगर 100% या मोर देन 100% हो जाए कि भाई 1000 रुपए के डिपॉजिट पर बैंक ने क्या करा, 1100 रुपए का लोन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 110% का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो हो गया। अब 110% का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशो का मीनिंग होता है कि 1000 रुपए के डिपॉजिट पर 1100 रुपए का लोन बांट दिया गया। नो डाउट यहां से इंटरेस्ट तो आपको मिल जाएगा और उसके अगेंस्ट आप इन लोन की ये जो डिपॉजिट है उसकी सर्विसिंग भी इजीली कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लिक्विडिटी के वांदे हो जाएंगे। यहां पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम, और लिक्विडिटी की प्रॉब्लम होगी मींस कल को अगर कुछ ज्यादा लोगों ने एक साथ, भैया पैसा, मैंने क्या कहा कि पैसा लोगों, बैंक की लायबिलिटी है, कभी भी पैसा मांगने आ सकते हैं। ठीक है, तो अगर लोग पैसा मांगने आ गए तो उस कंडीशन में आप उनको पैसा कैसे वापस करेंगे? आपके पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। और एक बात मैं आपको थोड़ी सी टेक्निकल बताऊं कि बैंक्स के पास जो यूजुअली डिपॉजिट्स आते हैं ना, तो ये डिपॉजिट, देखिए बैंक के पास जो डिपॉजिट आते हैं वो दो तरह के डिपॉजिट आते हैं। एक होता है टर्म डिपॉजिट और एक होता है डिमांड डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट जो एफडी में रखते हैं, एक खास पीरियड के लिए 5 साल 10 साल के लिए रखा जाता है। और डिमांड डिपॉजिट जो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में रखा जाता है। डिमांड डिपॉजिट का मतलब होता है जब कस्टमर, जब डिपॉजिटर पैसे की डिमांड करेगा उस टाइम आपको उसको रिटर्न करना पड़ेगा। भाई आपको रात को 2 बजे भी पैसे की रिक्वायरमेंट है तो आप अपने नजदीकी एटीएम में जाएं, वहां से उस मनी को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस पर बैंक आपको एक डिनाई नहीं कर सकता कि मैं आपको पैसा नहीं दूंगा। हाँ, यहां पर बोला गया कि 5 साल की एफडी है तो 5 साल बाद ही पैसा वापस मिलेगा। जल्दी देंगे तो कुछ ना कुछ वो पेनल्टी के फॉर्म में वो कुछ डिडक्शन करते हैं। एनीवे, लेकिन जब बैंक लोन देता है तो यूजुअली, अच्छा बैंक के लोन भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है शॉर्ट टर्म लोन जिसको हम डिमांड लोन बोलते हैं, दूसरा होगा लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन जैसे हाउसिंग लोन दिया गया, कार लोन दिया गया, किसी को बिजनेस के लिए लोन दिया गया, तो ये बहुत ज्यादा लंबे पीरियड के लिए होता है। ठीक है, और शॉर्ट टर्म लोन जैसे क्रेडिट कार्ड के ऊपर लोन दिया गया, 50 दिन का होता है, कोई दूसरा बैंक ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में दिया गया, सीसी लिमिट करवाई गई, तो ये सारे शॉर्ट टर्म लोन थे। अब एक बड़ी आयरनी होती है कि बैंक्स को जो पैसा मिलता है वो मेजॉरिटी पैसा डिमांड डिपॉजिट के फॉर्म में मिलता है। डिमांड डिपॉजिट हमेशा टर्म डिपॉजिट से ज्यादा होगा। और बैंक जो लोन देता है वो हमेशा लॉन्ग टर्म लोन ज्यादा देता है और शॉर्ट टर्म लोन कंपैरेटिवली कम देता है। इसका मीनिंग ये हुआ कि यहां पर तो पैसा मांगने वाले कभी भी आ सकते हैं, लेकिन यहां पर लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। लिक्विडिटी की प्रॉब्लम क्यों? क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म लोन दिया है, किसी को 5 साल के लिए लोन दिया, तो 5 साल से पहले आप उससे मंगवा नहीं सकते, वो अपने टेन्योर में ही पैसा देगा, लेकिन ये पैसा कभी भी मांगने आ सकता है। तो मैं यही बता रहा था कि अगर आपका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो अगर 110% हो गया, इसका मीनिंग ये हुआ कि 100 रुपए के डिपॉजिट पर 110 रुपए का लोन आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और इस लोन में मेजॉरिटी लोन जो है वो लॉन्ग टर्म लोन है, इसके लिक्विड फॉर्म में नहीं है, और इसमें मेजॉरिटी पैसा जो है वो शॉर्ट टर्म में मींस डिमांड डिपॉजिट है, वो लोग जब चाहे पैसा मांगने आ सकते हैं। तो कभी बाय द वे बाय चांस ऐसा हो गया कि ये लोग जो हैं, जो डिपॉजिटर्स है, ये एकदम थोड़े से ज्यादा डिपॉजिटर्स पैसा मांगने आ गए,
तो बैंक्स के पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। या मैं कहूं कि 110 के लोन में से अगर लोन में डूबत शुरू हो गई, बैड डेब्ट्स या बैड लोन्स हो गए, ठीक है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई, तो इधर से पैसा रिकवर भी नहीं हो पाएगा और इधर से पैसा मांगने वाले आ गए, तो बैंक्स के पास लिक्विडिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है और इंसॉल्वेंसी की पोजीशन भी बैंक के साथ बन सकती है। तो ज्यादा क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो होना यह भी अपने आप में एक डेंजरस साइन है बैंक्स के लिए। तो बैंक्स के लिए ना तो बहुत कम क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कम होगा तो बैंक्स की इनकम अर्न नहीं हो पाएगी, ज्यादा क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो होगा तो बैंक्स को अपने डिपॉजिट को सर्विस करना कंपैरेटिवली बहुत महंगा हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने और घटने का क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। देखिए, बैंकिंग का जो बिजनेस मॉडल है, बैंक्स का जो बिजनेस मॉडल है, ये पूरी तरह से इंटरेस्ट बेस्ड बिजनेस मॉडल है, पूरा इंटरेस्ट के ऊपर चलता है। जिन लोगों से डिपॉजिट लेते हैं उनको ये लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट पे करते हैं लोअर रेट से, और जिनको लोन देते हैं उनसे ये इंटरेस्ट लेते हैं। मींस बैंक की मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, वो भी इंटरेस्ट है, और बैंक जो दे रहा है, जो मेजर एक्सपेंस है, वो भी अल्टीमेटली इंटरेस्ट है। और ये इंटरेस्ट रेट जो होती है, ये डिटरमाइन होती है आपकी कंट्री के सेंट्रल बैंक के दो रेट से। एक होता है रेपो रेट और एक होता है रिवर्स रेपो रेट। अब ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, इसको किसी और लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर रेपो रेट, एक्चुअली मैं भी ऐसे ही बता देता हूं आपको, रेपो रेट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसपे आपकी कंट्री का सेंट्रल बैंक अलग अलग बैंक्स को लोन देता है, ठीक है। और रिवर्स रेपो रेट ये होता है कि जिस पर अलग अलग बैंक्स आरबीआई के पास डिपॉजिट करते हैं, और जितना इंटरेस्ट वो देगा, उसको जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट वो देगा, वो रिवर्स रेपो रेट कहलाता है। आरबीआई बैंक्स को लोन देगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट लेगा, तो रेपो रेट जिस रेट से लेगा रेपो रेट, और आरबीआई अगर बैंकिंग बैंक्स का पैसा रखेगा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट देगा उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। और अब अगर बाई चांस रेपो रेट बढ़ गया, ठीक है, तो रेपो रेट के बढ़ने से बैंक्स क्या करेंगे, जो भी लोन वो बांट रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, वो उसको भी इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और रेपो रेट अगर कम हो गया तो इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड, रिवर्स रेपो रेट जो होता है, अगर वो बढ़ गया तो डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, और रिवर्स रेपो रेट अगर कम हो गया तो डिपॉजिट के ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। और ये जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट है, ये किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक उस कंट्री की मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के टूल के फॉर्म में लेता है। अगर महंगाई बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई आपकी कंट्री में ज्यादा है, तो वो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों को बढ़ा देगा, और जब वो दोनों को बढ़ा देगा तो लोन भी महंगा हो जाएगा, और उस कंडीशन के अंदर डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा। तो मान लीजिए अगर ये दोनों बढ़ गए तो इसका मतलब हमारा रेशियो क्या है, क्रेडिट, और उसका इसमें क्या हो गया, डिपॉजिट, ठीक है। क्रेडिट के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, इस पे इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो नेचुरली क्या होगा, लोन लेना लोग कम कर देंगे क्योंकि लोन उनको महंगा पड़ेगा। और इसी तरह से डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो लोग डिपॉजिट बढ़ाने स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, न्यूमरेटर अगर कम हो गया और डिनोमिनेटर बढ़ा तो नेचुरली आपका क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो जब जब आपकी कंट्री में रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है तो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कम हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं कहूं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन के ऊपर कम हो गई, लोन के ऊपर कम हो जाएगी, तो नेचुरली फिर लोन लेना बढ़ जाएगा, लोगों को लोन सस्ता पड़ने लगेगा। और ऑन द अदर हैंड, डिपॉजिट के ऊपर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो लोग डिपॉजिट कम करेंगे, और डिपॉजिट कम करके कोई दूसरे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस ढूंढेंगे। तो उस कंडीशन में न्यूमरेटर बढ़ जाएगा, डिनोमिनेटर कम हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो भी बढ़ जाएगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के बढ़ने से क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कम हो जाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट घटने से क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो अल्टीमेटली क्या होता है, बढ़ जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे कि क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो में ये जो क्रेडिट है, इसमें कौन कौन सा लोन इंक्लूड किया जाता है और कौन सा लोन एक्सक्लूड किया जाता है, कौन सी वैल्यू डिपॉजिट में से भी हटाई जाती है और क्रेडिट में से भी हटाई जाती है, ये हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। देखिए, डिपॉजिट को भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दे, जो बैंक क्रेडिट देता है, लोन डिस्ट्रीब्यूट करता है, ये लोन वो चार जगह देता है। एक तो पब्लिक को लोन देगा, तीन जगह देगा, एक तो पब्लिक को लोन देगा, और पब्लिक को दो टाइप के लोन देता है, एक होता है टर्म लोन, जो लॉन्ग टर्म लोन मैंने भी बोला उसमें, और एक होता है डिमांड लोन, या जो शॉर्ट टर्म लोन जिसको हम बोलते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड का, ओवरड्राफ्ट का, सीसी लिमिट का, ठीक है, टर्म लोन और डिमांड लोन। इसके अलावा जो बैंक्स होते हैं वो दूसरे बैंक्स को भी लोन देते हैं, इंटर बैंक लेंडिंग भी होती है। इंटर बैंक लेंडिंग मींस एक बैंक को मनी की रिक्वायरमेंट हो गई, ओवरनाइट के लिए दूसरे बैंक से पैसा ले लिया जिसके पास सरप्लस है। इसी तरह से सारे बैंक्स एक दूसरे से अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, लिक्विडिटी को बढ़ाने और कम करने के लिए लोन का आदान प्रदान, उसका लेन देन करते हैं, ठीक। उसके अलावा एक लोन बैंक जो होते हैं एसएलआर के फॉर्म में गवर्नमेंट को देते हैं थ्रू आरबीआई, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि भाई अगर बैंक के पास मान लीजिए 100 रुपए का डिपॉजिट आया
और 100 रुपए के डिपॉजिट में से वो पब्लिक को भी लोन दे रहा है, दूसरे बैंक्स को भी लोन दे रहा है और एसएलआर के फॉर्म में भी पैसा रिजर्व बैंक के पास रख रहा है। तो कौन सी चीजें इसमें इंक्लूड की जाएंगी, क्या सब इंक्लूड की जाएंगी? तो देखिए ऐसा नहीं है। एक्चुअली सिर्फ कौन सा लोन लिया जाता है जो पब्लिक को दिया जाता है, ठीक फाइन, जो पब्लिक को टर्म लोन के फॉर्म में और डिमांड लोन के फॉर्म में। इंटर बैंक लेंडिंग और एसएलआर में जो लोन दिया गया है, एसएलआर में इसलिए कंसीडर नहीं किया जाता क्योंकि एक लीगल रिक्वायरमेंट है, बैंक्स को आरबीआई से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस करना कंपलसरी होता है, तो इसके लिए बैंक्स मना नहीं कर सकते। अगर ये बोला गया कि आपके डिपॉजिट का 15% एसएलआर के फॉर्म में रखना पड़ेगा, तो 100 रुपया अगर डिपॉजिट आया है तो उसमें से 15 तो बैंक के पास ही, आरबीआई के पास ही चला गया, उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज परचेस करना पड़ेगी। तो अब होता क्या है, एसएलआर अगर मान लो 15 रुपए है तो होगा क्या, ये एक तरफ मैं डिपॉजिट लिख रहा हूं और एक तरफ मैं क्रेडिट लिख रहा हूं। मान लीजिए 100 रुपए के डिपॉजिट है तो 100 रुपए के डिपॉजिट में से 15 हटा देंगे, है ना। अब ये जो 15 रुपीज हटा, ठीक है, ये 15 रुपए मतलब 85 रुपए, क्योंकि ये 15 रुपए का जो डिपॉजिट है ये किस फॉर्म में चला गया, एसएलआर के फॉर्म में। तो एसएलआर के फॉर्म में जो सिक्योरिटीज खरीदी है, जो आरबीआई को लोन दिया है, वो लोन इसके अंदर कंसिडर नहीं होता, लेकिन जितना दिया है उतना आप डिपॉजिट में से भी हटाकर रखेंगे, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये आपने हटा दिया 85 रुपीज, उसके बाद अगर इंटर बैंक लेंडिंग में मान लो अगर 5 रुपए आपने इंटर बैंक लेंडिंग में दे रखे हैं, तो ये भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, ये भी डिपॉजिट में से हटाना पड़ेगा। क्योंकि भाई आप बैंक्स को भी, दूसरे बैंक्स को भी लोन देंगे तो किसमें से देंगे, वही पैसे में से जो आपको डिपॉजिट के फॉर्म में आया है। अब ये जो 80 रुपए बचे, ये किसके लिए बचे हैं, पब्लिक को देने के लिए। अब आप देखेंगे कि 80 में से आपने मान लो 64 रुपीस का लोन दिया है टर्म लोन और डिमांड लोन के फॉर्म में, तो आपका जो क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 64/80 इंटू 100, जो अपने आप में कितना होता है 80%। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो अल्टीमेटली 80% एक्चुअली है। तो अब आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन कौन से लोन इंक्लूड किए जाते हैं और कौन कौन से लोन एक्सक्लूड किए जाते हैं। तो ये हमारा क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो का कांसेप्ट था। आई होप आपको ये पूरा कांसेप्ट क्लियर होगा। स्टिल अगर कोई क्वेरी या डाउट लगती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या आपको कोई ऐसा टॉपिक लगता है जिस पर वीडियो बनाना चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखकर सजेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज लेक्चर्स। थैंक यू।